Hello, a very good morning to all of you. Welcome to my channel NG Medicals. So, today we are going to see the topic that is cell diversity and physiology. Okay, so what is cell? Cell is the basic unit of the life. ठीक है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ हम सब जानते हैं. ठीक है, तो हमारी पूरी बॉडी सेल से मिलके बनी है. बट क्या आप ये जानते हैं कि सेल्स का साइज, शेप, उसका कह सकते हैं कि जो लुक है वो एक जैसा नहीं होता. हमारी पूरी बॉडी में बहुत तरह के सेल्स होते हैं और हर तरह के सेल्स का अपना अपना एक फिजिक होता है, कह सकते हैं कि अपना एक स्ट्रक्चर होता है, अपना अलग एक फंक्शन होता है. ठीक है, सो हियर द डाइवर्सिटी मीन्स, जैसा कि आपने ये स्लोगन तो सुना ही होगा, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी अनेकता में एकता. ठीक है, तो यहाँ पे डाइवर्सिटी का मीनिंग आता है अनेकता, यानी कि बहुत सारे सेल्स जो कि बहुत तरह के हैं, उनके अलग अलग साइज एंड शेप है, उनका अलग तरह का फिजिक है. ठीक है, लेकिन वो हमारे पूरी बॉडी के लिए बेनिफिशियल है. क्यों? क्योंकि वो अलग अलग तरह के फंक्शन भी करते हैं हमारी बॉडी को कंप्लीट करने के लिए. ओके, उसके बाद हम उसकी फिजियोलॉजी देखेंगे. तो अब देखते हैं सेल डाइवर्सिटी में क्या क्या आता है. सो जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि सेल डाइवर्सिटी का मीनिंग क्या होता है, शेप, साइज, इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन वगैरह, इसके बारे में हम जा रहे हैं पढ़ने. ठीक है, आर सेल्स फंक्शन इन्फ्लुएंस इट्स फिजिकल फिजिक. जैसा कि मैंने आपको बताया कि जैसा कि उनका फिजिक होगा, उनका लुक होगा, वैसे ही उनका अलग तरह का फंक्शन होगा. अलग अलग तरह के दिखने वाले सेल्स अलग अलग तरह का फंक्शन करते हैं सिंपली. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइब्रोब्लास्ट. तो जैसा कि इन्होंने बताया कि वो सेल्स जो कि बॉडी के पार्ट्स को कनेक्ट करते हैं. ठीक है, तो इनका लुक कैसा है, इनका मेन फंक्शन तो मैंने आपको नीचे बता ही दिया कि बॉडी के पार्ट्स को कनेक्ट करके रखते हैं. ठीक है, बिकॉज सेल्स, द बॉडी इज मेड अप ऑफ द ग्रुप ऑफ सेल्स एंड टिश्यूज. ठीक तो ये फाइब्रोब्लास्ट किस तरह के आपको दिख रहे हैं, ये एलोंगेटेड दिख रहे होंगे आपको, लॉन्ग इनका शेप लॉन्ग दिख रहा होगा. इनका मेन, इनके पास प्रोटीन होता है. ये प्रोटीन देते हैं हमारी बॉडी को, सेल्स को प्रोटीन प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि हमारी बॉडी में एनर्जी मिलती है और हमारी प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है. ठीक है, देन ये वाला देख लीजिए, एरिथ्रोसाइट्स. तो एरिथ्रोसाइट्स में हमारा एग्जाम्पल, मेन एग्जाम्पल आता है हमारे रेड ब्लड सेल, आरबीसीज, जिनके पास अपना ऑक्सीजन होता है और ये पूरी बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई करने का काम करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं एपिथेलियल सेल्स. तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि एपिथेलियल सेल्स में आपको मैं जो इमेज दिखा रही हूँ, तो ये किस तरह के सेल्स हैं, ये इंटरमीडिएट फिलामेंट कह सकते हैं सेल्स हैं, एक दूसरे से मिले हुए हैं. ये देखिए बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर है इनके पास, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है इनके पास. ठीक, इनका मेन जो फंक्शन है वो क्या है, सेल्स दैट कवर्स एंड लाइन द बॉडी ऑर्गन्स. तो ये क्या कर रहे हैं, हर ऑर्गन की जो बाउंड्री है वो कौन बना रहा है, वो बना रहा है हमारे एपिथेलियल सेल. फॉर एग्जाम्पल ये हो गया, कह सकते हैं कि ये हो गया मेरा लीवर, मान लीजिए, या ऐसे. ठीक है, ये लीवर. तो इस लीवर की जो बाउंड्री है, ये देखिए, जो इसकी बाउंड्री है, ये पिंक से मैं इंडिकेट कर रही हूँ, ये बाउंड्री किससे मिलके बनी है, ये बनी है हमारे एपिथेलियल सेल से मिलके बनी है. तो इसने क्या किया, ऐसे क्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो हमारे एपिथेलियल सेल्स है, उसने क्या किया, बाउंड्री बना दी. हर एक ऑर्गन्स की बाउंड्री कौन बनाता है, हमारा एपिथेलियल सेल. यहाँ पे आप देख सकते हो जो लंग्स है, लंग्स की जो बाउंड्री है उसमें कौन से हमारे सेल्स सिचुएटेड है, एपिथेलियल सेल्स सिचुएटेड है. ठीक है, यहाँ पे देखिए, सो बाउंड्री बनाते हैं तो सिंपल सी चीज है, इनका मेन फंक्शन क्या होगा, ये शेप और साइज प्रोवाइड करते हैं हमारे ऑर्गन्स को और एक तरह का प्रोटेक्शन भी देते हैं. कोई भी इंजरी होगी या कोई भी सेल डैमेज होगा तो सबसे पहले बाउंड्री का सेल डैमेज होगा, उसके बाद अंदर वाले सेल्स डैमेज होंगे. नेक्स्ट देख लेते हैं. नेक्स्ट है हमारा स्केलेटल मसल सेल्स. तो स्केलेटल मसल सेल्स, स्केलेटल क्या होता है, हमारा पूरा स्केलेटन, स्केलेटल से मिलके बना स्केलेटन. तो हमारा जितना भी हड्डी का ढांचा है, जो हमारा स्केलेटन है हमारे अंदर, ठीक, उनसे अटैच, डायरेक्ट अटैच जो मसल्स होती हैं उनको बोलते हैं स्केलेटल मसल. ओके, तो ये स्केलेटल मसल करती क्या है, इनका मेन फंक्शन होता है कि हमारी बॉडी को मूव कराना, हमारे बॉडी पार्ट्स को मूव कराना. फॉर एग्जाम्पल मैं अभी अपना हैंड जो है, ये मेरा हैंड है मान लीजिए,
मैं इसको अभी एक्सटेंड करूं, फैला दूं, या मैं इसको मोड़ लूं, लाइक ऐसे मोड़ लूं। ठीक है, ये मेरा हैंड है, मैंने इसको देखिए इसको एक्सटेंड किया है और इसको मोड़ लिया है। तो कौन सपोर्ट कर रहा है? अकेले बोन तो नहीं सपोर्ट कर रही है, बोन से अटैच जो मसल्स हैं हमारी, वो हमारे हैंड को सपोर्ट कर रही है। ठीक है, तो हमारे जो ये स्केलेटल मसल सेल्स हैं, इनका मेन फंक्शन क्या है? बॉडी मूवमेंट कराना। देन स्मूथ मसल सेल्स कौन होती हैं? स्मूथ मसल सेल्स जो स्मूथ ऑर्गन पे सिचुएटेड होती है। फॉर एग्जांपल हमारा स्टमक पे जो भी मसल्स हैं, स्टमक की जो भी मसल्स हैं वो हमारी स्मूथ मसल्स हैं, बहुत सॉफ्ट मसल्स हैं हमारी। ओके, तो इनका मेन फंक्शन क्या होता है कि ये स्मूथ है, सिंपल सी चीज है। बहुत सॉफ्ट ऑर्गन के लिए हमें कोई स्मूथ चीज चाहिए होगी। हमारे सॉफ्ट ऑर्गन जितने भी हैं वो सॉफ्ट चीज से मिलके बने, जिसको हमने स्मूथ मसल सेल्स बोल दिया है। इनका भी मेन फंक्शन यही है कि हमारा जो है ऑर्गन्स को मूव कराने में हेल्प करती है, कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करती है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ना और फ्री हो जाना, रिलैक्स हो जाना, सिकुड़ना और फ्री हो जाना, रिलैक्स हो जाना। ठीक, तो ये सारे सिकुड़ना और रिलैक्स होना क्यों होगा? अगर हम स्टमक के बेसिस पे देखें तो हमारा स्टमक क्यों ऐसा करेगा? क्योंकि उसको फूड को डाइजेस्ट करना है, फूड को ब्रेक डाउन करना है, तोड़ना है फूड को। तो इसके लिए उसको अपने आप को मूव करना होगा। मूव कौन करा रहा है यहाँ पे? हमारी स्मूथ मसल करा रही है। हमारे हैंड्स वगैरह और लेग्स वगैरह को कौन मूव करा रहा है? हमारी स्केलेटल मसल मूव करा रही है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं फैट सेल्स। तो फैट सेल्स, जैसा कि आपको पता होगा कि जब हम 4 दिन खाना नहीं खाते हैं तो हमारा जो स्टोर्ड फैट है वही हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है ना। तो इसी वजह से इनको बोल दिया गया है कि सेल्स दैट स्टोर न्यूट्रिशन, उसी एनर्जी को ही न्यूट्रिशन यहाँ पे बोल दिया गया है। इन्होंने क्या कर रखा है? एक्स्ट्रा एनर्जी अपने अंदर स्टोर कर रखी हुई है, और जब हमें कुछ टाइम पे फूड नहीं मिलता है, या हम कहीं फंस गए हैं, या हमें 4 दिन खाना नहीं मिला है, तो यही फैट अपनी स्टोर्ड एनर्जी को यूज करता है और हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिससे कि हम अपना फंक्शन कर सकें। नेक्स्ट आ जाते हैं मैक्रोफेगस। तो मैक्रोफेगस क्या है? सेल्स दैट फाइट द डिजीज। तो मैं आपको बता दूं कि ये WBC वगैरह के दोस्त होते हैं, इम्यून वगैरह के हमारे फ्रेंड होते हैं, और ये पहले ऐसे सेल्स हैं जो कि इन्फेक्शन को रिसीव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई भी इन्फेक्शन आया, कोई भी वायरस हमारे अंदर इंसर्ट हो गया, तो सबसे पहले उसको डील कौन करेगा? ये मैक्रोफेगस। सबसे पहले उसके साथ मुकाबला कौन करेगा? ये मैक्रोफेगस। उसके बाद हमारे इम्यून के टी सेल्स, बी सेल्स वगैरह एक्टिवेट होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा नर्व सेल। तो नर्व सेल ये एक सबसे स्पेशल सेल होता है, जिसको हम स्पेशल सेल कह सकते हैं। ये सिर्फ हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में मिलता है। क्यों? क्योंकि इसका मेन फंक्शन क्या होता है? ब्रेन से सारी इंफॉर्मेशन लेना और ब्रेन को सारी इंफॉर्मेशन देना। जैसे कि आप देख सकते हो कि इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा ब्रांचेस की तरह है, और एंड पॉइंट इसका किसका है? पेड़ की रूट की तरह। ठीक है, तो इसका मेन फंक्शन क्या होता है? यहां से इंफॉर्मेशन रिसीव करता है, और इस टिप पॉइंट से, लास्ट पॉइंट से इंफॉर्मेशन दूसरे वाले न्यूरॉन को देता है, या इसको नर्व सेल भी बोलते हैं, और इसको कॉमनली न्यूरॉन भी बोलते हैं। कंफ्यूज मत होइएगा, नर्व सेल की जगह कहीं पे न्यूरॉन लिखा हो तो समझ जाइएगा इसी सेल की बात चल रही है। इसी के साथ साथ दूसरा भी इसी से अटैच होता है, इसी की शेप का, या शेप चेंज भी हो सकता है। ठीक, तो यहां से जहां पे मैं अटैच कर रही हूँ ना, ये साइनेप्स जिन्हें बोलते हैं, ये हम आगे नर्वस सिस्टम में पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरा अटैच है। तो इस अटैचमेंट से क्या होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन होती है, फॉर एग्जांपल मेरा हाथ जल रहा है, तो मैं क्या करूंगी? अपना हाथ हटा लूंगी, ऑटोमेटिकली मेरा हाथ हट जाएगा। ये सारी इंफॉर्मेशन कौन पास करा रहा है? हमारा ब्रेन तो करा ही रहा है। तो किसके थ्रू करा रहा है? हमारे मैसेंजर कौन है? ये है हमारे मैसेंजर्स। ये ब्रेन से सारी इंफॉर्मेशन ले भी रहे हैं और हमारी बॉडी तक पहुंचा भी रहे हैं, और हमारे बॉडी से इंफॉर्मेशन ले भी रहे हैं और हमारे ब्रेन तक पहुंचा भी रहे हैं। ठीक है, यहां से इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है दूसरे नर्व सेल में। इसके डिटेल हम आगे पढ़ेंगे जब हम नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे तब। नेक्स्ट आ जाते हैं स्पर्म। तो स्पर्म क्या है? ये मेल में मिलता है, मेल रिप्रोडक्टिव सेल है। इसका मेन फंक्शन क्या है? ये सबसे बॉडी का सबसे छोटा सेल होता है। इसका मेन फंक्शन क्या होता है कि ये रिप्रोडक्टिव लाइक सेल है। तो ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, बेबी बनाने में हेल्प करता है। ये फीमेल में अंदर जाएगा और ये ओवम से मिल जाएगा,
ओवम से मीट करने के बाद फर्टिलाइज करेगा, दोनों एक दूसरे को फ्यूज करेंगे और आगे चल के धीरे धीरे उसी का एक बेबी बन जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं सेल फिजियोलॉजी। तो सेल फिजियोलॉजी में हम देखने वाले हैं कि सेल्स किस तरह से फंक्शन करता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सेल्स बहुत सारे ऐसी चीजों को अपने अंदर लेता है जो उसको नीड है, और बहुत सारी ऐसी चीज बाहर फेंक देता है जो उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है या उसकी नीड नहीं है। ठीक है, तो हम ये देखने वाले हैं कि ऐसे कौन कौन से मेथड हैं सेल्स के जो ये काम करने में हेल्प कर रहे हैं। तो हम देखने वाले हैं यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। ठीक, ट्रांसपोर्टेशन मतलब लेना और देना, समझ गए, आना और जाना। तो सेल्स के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आते हैं, आयंस आते हैं, ठीक है, लिक्विड, वाटर, ये सारी चीजें सेल्स अपने अंदर लेता है और बाहर भी फेंकता है। ठीक, तो ये हम देखने वाले कैसे हो रहा है। तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट, दो पार्ट में डिवाइड है, एक है एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड दूसरा है पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो आप सोच रहे होंगे कि एक्टिव पैसिव है क्या, तो मैं आपको ये बता दूं कि पैसिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें सेल्स चीजें लेता भी है और बाहर फेंकता भी है, लेकिन इसमें कोई एनर्जी यूज नहीं होती है। जैसा कि मैंने यहाँ पे एक लाइन हाईलाइट की है, शोइंग नो रिएक्शन। किस पे रिएक्शन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात चल रही है यहाँ पे, जो हमारी फॉस्फोलिपिड से मिलके बनी होती है, ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे कोई रिएक्शन नहीं हो रहा। इसका मतलब कि हमारा जो सेल है वो कोई भी एटीपी यूज नहीं कर रहा है। एटीपी का फुल फॉर्म क्या है? एडिनो ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो ये एक तरह की एनर्जी होती है जो कि हमने पिछले लेक्चर में अभी डिस्कस कर चुके हैं। माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी यूज करता है जिससे कि सेल्स अपना काम कर सके, लेकिन पैसिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी का यूज नहीं होता है। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल्स, कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स इतने छोटे होते हैं या चीजें जो अंदर लेने वाली है वो इतनी छोटी होती हैं कि वो आसानी से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच से होके गुजर जाती है और सेल के अंदर चली जाती है। इसीलिए यहाँ पे किसी एक्स्ट्रा एनर्जी का यूज नहीं होता है। ठीक है, तो यही वाली लाइन इसमें बताई हुई है कि ट्रांसपोर्ट डजंट यूज एनी एनर्जी, कोई एनर्जी की नीड नहीं होती है। जो भी चीज को आना होता है वो हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है, ये जो बाहर वाली सेल मेम्ब्रेन है जो कि कुछ इस तरह से दिखती है, उस सेल मेम्ब्रेन से आसानी से अंदर चला आता है। ओके, नाउ किसके थ्रू आता है? बाय डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है कि कोई भी ऐसी चीज जो कि बाहर के एनवायरमेंट से सेल के अंदर आ रही है, ठीक है, या सेल के एनवायरमेंट से बाहर जा रही है, बाहर के एनवायरमेंट से सेल के अंदर आ रही है, उसको हम डिफ्यूजन कहते हैं। सिंपली अगर हम इससे ज्यादा समझना चाहें तो कह सकते हैं कि एक ये सेल है जिसके पास कम चीजें हैं। मान लीजिए मैं आपको बताती हूँ कि ये सेल है, इसके पास कम वाटर है, और जो सेल के बाहर वाला एनवायरनमेंट है भाई वो तो बड़ा है, सेल के अंदर वाला, पर्टिकुलर सेल के अंदर वाला एनवायरनमेंट छोटा है, एरिया छोटा है, और सेल के बाहर वाला एरिया बड़ा है। तो सेल के बाहर वाला जब एरिया बड़ा है तो इसके बाहर ज्यादा वाटर होगा, है ना। वाटर एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, आप कुछ भी ले सकते हो, सोडियम वगैरह कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हो। ठीक, तो सेल के अंदर जितना भी वाटर होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, वो कम होंगे, और सेल के बाहर तो एरिया बड़ा है तो उसके वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर के एज कंपेयर टू अंदर बाहर ज्यादा होंगे। तो डिफ्यूजन का मतलब होता है substance comes from the high concentration to the low concentration। अब ये हाई कंसंट्रेशन क्या है? हाई मतलब ज्यादा, कंसंट्रेशन मतलब कह सकते हो, ऐसे ही मैं बता रही हूँ, अमाउंट। ठीक है, तो ज्यादा अमाउंट वाली जगह से कम अमाउंट वाली जगह में पास होने को बोलते हैं डिफ्यूजन। इसका मतलब क्या हुआ कि जो बाहर सेल के बाहर जो एनवायरनमेंट है उसके पास ज्यादा वाटर था, एग्जाम्पल दे रही हूँ, और वो वाटर मॉलिक्यूल कहाँ चले गए? सेल्स के अंदर चले गए, यानी कि हायर कंसंट्रेशन से कहां चले गए? लोअर कंसंट्रेशन, क्योंकि सेल्स के अंदर कम मॉलिक्यूल्स हैं। समझ गए आप? डिफ्यूजन का मतलब होता है कि मूवमेंट फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन, दैट इज नोन एज डिफ्यूजन। ओके, छोड़िए अब इसको, नेक्स्ट मूव करते हैं प्रोसेस। तो जो हमारा पैसिव है उसके पास खुद के दो प्रोसेस हैं कि किस किस तरह से वो सेल्स की लिए चीजों को लेता है और जो नीड नहीं होती है उसको बाहर फेंक देता है। तो एक आता है हमारा सिंपल डिफ्यूजन, एक आता है हमारा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो जो हमारा सिंपल डिफ्यूजन है उसमें
मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि जो सेल मेम्ब्रेन है हमारी, उसके पास प्रोटीन्स होते हैं, सेल मेम्ब्रेन्स के ऊपर प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। तो सिंपल डिफ्यूजन में क्या होता है कि बिना प्रोटीन की हेल्प कोई भी चीज अंदर आ रही है और कोई भी चीज बाहर जा रही है, कोई भी चीज अंदर आ रही है, ठीक है, उसे कहते हैं सिंपल डिफ्यूजन। और जिसमें प्रोटीन की हेल्प होती है, प्रोटीन के सपोर्ट की हेल्प होती है, उसको बोलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो फैसिलिटेटेड वर्ड से ही पता चल रहा है कि कोई फैसिलिटी मिल रही है। अब कुछ मॉलिक्यूल है जिनको प्रोटीन की हेल्प चाहिए होती है अंदर आने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आपकी क्लास में बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको एक्स्ट्रा ट्यूशन की जरूरत पड़ती होगी पास होने के लिए, ठीक है, माइंड मत करिएगा पर ये सच है, ठीक। उसी तरह से कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिनको किसी की हेल्प चाहिए होती है सेल के अंदर आने के लिए। तो प्रोटीन वो है क्या चीज? प्रोटीन है। तो प्रोटीन क्या कर रहा है? फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, जिसको हमने बोल दिया फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ओके, इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए, सिंपल डिफ्यूजन में नो रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोटीन। एग्जाम्पल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ठीक है। तो सिंपली हम हर टाइम पे हमें ऑक्सीजन चाहिए होता है, पूरे दिन हमें ऑक्सीजन चाहिए होता है और पूरे टाइम हमें कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना होता है। इसीलिए हमारी जो मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन, वो इजिली O2 को अंदर आने देती है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकलने देती है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन सेम हमारा हो गया कि हमें प्रोटीन की जरूरत होती है कुछ मॉलिक्यूल्स को अंदर डालने में। फॉर एग्जाम्पल, हमारा सोडियम हो गया, क्लोरीन हो गया, क्लोराइड हो गया, ठीक है, ग्लूकोज हो गया, ये सारी चीजें जो है हमारी प्रोटीन की हेल्प के थ्रू अंदर आती हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, पासिंग फ्रॉम द हाई कंसंट्रेशन टू द लो कंसंट्रेशन इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। देखिए, ये जो है पासिंग फ्रॉम द हाई, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया, हाई से लो जा रहा है तो उसको हम पर्टिकुलर नेम से भी जानते हैं, दैट इज कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। आई थिंक पैसिव क्लियर हुआ होगा, नहीं क्लियर हुआ है तो यू कैन आस्क मी इन अ कमेंट बॉक्स। अब आते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट पे। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है कि कोई चीज ऐसी जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम को एक्टिवेट कर रही है। हमेशा याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब ये होता है कि कोई ऐसी चीज जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम को एक्टिवेट कर रही है। अब कौन सी ऐसी चीज है? वो चीज है हमारी एटीपी, एडेनो ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, जो कि एक एनर्जी है और माइटोकॉन्ड्रिया उसको यूज करता है, तब सेल्स को प्रोवाइड करता है वो एनर्जी और सेल्स अपना काम कर पाते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं कौन से, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए किस तरह से ये जो आपको दिख रहा है ना करंट टाइप का, ये एरो टाइप का, ये यही हमारा एटीपी। अच्छा, ये पैसिव ट्रांसपोर्ट के जस्ट अपोजिट होते हैं। कैसे अपोजिट होते हैं? इनके जो ये सेल है, इसके पास जितना भी चीजें हैं, मान लीजिए सोडियम है पूरा, फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए सोडियम है, ठीक है, कुछ भी ले लीजिए ये है, ठीक है। अब सेल से इस चीज को बाहर निकलना है तो सिंपल सी चीज है, अगर हमें ऊपर से नीचे आना होगा तो हम आराम से आ जाएंगे, है ना, फिसलते हुए आ जाएंगे। हमें किसी के पुश करने की जरूरत नहीं है, किसी के धक्का देने की जरूरत नहीं है, आराम से हम आ जाएंगे। अब एग्जाम्पल ले लीजिए, जब आप सीढ़ियां उतरते हो, स्टेयर से उतरते हो, तो आपको लगता है कितने इजीली हम उतर रहे हैं, तो आपको कोई ऐसी एक्स्ट्रा एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं है। उसी तरह से जब हमें हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाना होता है तो हमें एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत नहीं होती है, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? पैसिव ट्रांसपोर्टेशन। जैसा कि मैंने आपको अभी इससे पहले बताया, पैसिव में क्या होता है? हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में चीज जा रही है, यानी कि बाहर के एनवायरमेंट से अंदर के एनवायरमेंट में चीज आ रही है, ठीक है। बाहर के हायर एनवायरमेंट से अंदर के लोअर एनवायरमेंट, सेल के लोअर एनवायरमेंट में चीज आ रही है, उसमें एनर्जी यूज नहीं हो रही है। उसी तरह से एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है कि लोअर एनवायरमेंट से हायर एनवायरमेंट में चीज जा रही है, यानी कि सेल के अंदर जो चीजें थी वो सेल के बाहर जा रही हैं। समझ गए? उसको हमने बोल दिया एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। और मैंने आपको बताया इसमें एटीपी की यूज होती है, एनर्जी का यूज होता है। क्यों? क्योंकि अब ये सीढ़ियां चढ़ रहा है, समझ लीजिए, ठीक है। तो जब ये स्टेयर्स चढ़ेगा तो इसको क्या, अब ये स्लो स्लो चढ़ रहा है और पीछे से मैंने हल्का सा इसको सपोर्ट दे दिया या पुश कर दिया, तो ये कैसे चढ़ने लगेगा? फास्ट फास्ट चढ़ने लगेगा। तो मैंने क्या किया? एटीपी यूज करी, एनर्जी यूज करी, एनर्जी उसको दी और वो फास्ट चला गया, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन की इंडिकेशन। क्यों हमें एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत पड़ती है? जब मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा बड़े होते हैं।
अब मान लीजिए मैंने एक बहुत बड़ा सा रोटी का कौर लिया, मतलब निवाला लिया, और मैंने उसको खाया और मेरे गले में फंस गया। मैंने पानी पिया, तब जाके वो अंदर चला गया। इसका मतलब वो चीज बहुत बड़ी थी जो मेरे गले में फंस गई है। सेम इसमें भी हो रहा है कि हो सकता है कि जो सोडियम या कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि बहुत बड़ा है, जिसको एटीपी की नीड पड़ गई अंदर आने के लिए या बाहर जाने के लिए, जो भी, ठीक है। नॉट एबल टू पास द लिपिड इंटीरियर ऑफ द मेम्ब्रेन। लिपिड इंटीरियर ऑफ द मेम्ब्रेन का मतलब सिंपली ये हो गया, मेम्ब्रेन के अंदर। इंटीरियर मतलब इनसाइड, ठीक है। किसके इनसाइड? यहाँ पे मेम्ब्रेन का मतलब हो गया, लिपिड मेम्ब्रेन का मतलब क्या होगा? सेल मेम्ब्रेन, वही हमारी सेल की बाहर वाली लेयर, ये हो गई हमारी सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। हैव टू मूव अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब ये हुआ कि जैसा कि मैंने आपको बताया था ना कि सेल की अननेसेसरी चीजें बाहर जाती हैं, तो जो सेल की अननेसेसरी चीजें अगर बाहर जाएंगी तो वो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में जाएंगी, जिसके लिए हमें सेल को, मतलब जिसके लिए हमें एटीपी की नीड होगी, मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या हो रहा है? पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन में। एनर्जी रिक्वायर हो रही है जिससे कि हमें लोअर कंसंट्रेशन से इसको धक्का देना पड़ रहा है जिससे कि वो ऊपर चढ़ सके, इसलिए एनर्जी रिक्वायर हो रही है। अलाउ प्रोटीन पंप फॉर द एंट्री एंड एग्जिट। यहाँ पे प्रोटीन की नीड पड़नी ही पड़नी है, विदाउट प्रोटीन की नीड पड़े ये वाला काम नहीं हो सकता, ठीक। इसके भी 3 मेथड है, एक है मेम्ब्रेन पंप, दूसरा है एंडोसाइटोसिस और तीसरा है एक्सोसाइटोसिस। पहले देखेंगे हम मेम्ब्रेन पंप क्या होता है, उससे पहले हम देख लेते हैं एंडोसाइटोसिस क्या है, सिर्फ जीआईएफ के फॉर्म में। एंडो मीन्स अंदर, एंडो मीन्स इनसाइड, ठीक है। एंडोसाइटोसिस मीन्स, साइटोसिस मीन्स सेल, ठीक है। सेल के अंदर जो चीजें आ रही हैं उसको हमने बोल दिया एंडोसाइटोसिस। किस तरह से आ रही है ये देखिए, मेम्ब्रेन थी, ये मेम्ब्रेन ने क्या किया, उसको पहले चारों तरफ से कवर किया, उसके बाद उसे अंदर पुश कर लिया, ठीक, विद द हेल्प ऑफ द एटीपी एंड प्रोटीन। यहाँ पे क्या है, दूसरा क्या है हमारा, एक्सोसाइटोसिस, ठीक है। एक्सोसाइटोसिस में ये देखिए किस तरह से चीजें बाहर निकलेंगी। पहले चीजों को अंदर लिया और अननेसेसरी चीजों को किस तरह से, देखिए मेम्ब्रेन ने एक बार लड़ी है ये, ठीक है, एनर्जी यूज हुई है, और दूसरी बार में जैसे ही एनर्जी यूज हुई दूसरी बार में बाहर चली गई चीजें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं मेम्ब्रेन पंप क्या होता है। मेम्ब्रेन पंप होता है, इट इज यूज फॉर द इंपल्स जनरेशन। अब ये इंपल्स जनरेशन आपके लिए न्यू वर्ड होगा फर्स्ट ईयर्स के लिए, बिकॉज क्योंकि हम ये आगे पढ़ेंगे। फिलहाल मैं आपको मोटी मोटी चीजें बता देती हूँ, जरूरी चीजें। इंपल्स का मतलब होता है सिग्नल, जनरेशन का मतलब होता है जनरेट करना या पैदा करना, ठीक है। तो सिग्नल क्या हुए, हमारे ब्रेन से जो सिग्नल पैदा हो रहे हैं उन्हीं को बोलते हैं इंपल्स जनरेशन। मतलब अगर मेरा हाथ जल रहा है तो मैं अपना हाथ हटा लूंगी, ऑटोमेटिकली हटा लूंगी ना। तो इंपल्स मीन सिग्नल, ठीक है। तो हमारे ब्रेन से सिग्नल जनरेट होते हैं, वो कौन कर रहा है, हमारा मेम्ब्रेन पंप कर रही है। ये हम आगे एक्शन पोटेंशियल में डिस्कस करेंगे, तो अभी डीप जाने की जरूरत नहीं है। देन एंडोसाइटोसिस क्या है? एंडोसाइटोसिस मैं आपको बता चुकी हूँ कि इनसाइड कोई भी चीज अंदर लेना, पुश इनसाइड, ठीक है। तो इनसाइड जब सेल कोई चीज अंदर ले रहा है उसके लिए भी 2 प्रोसेस है, एक है हमारा फेगोसाइटोसिस, दूसरा है पिनोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस मींस लार्ज पार्टिकल को अंदर लेना, मतलब ईट करना। फेगोसाइटोसिस मींस ईट करना, ठीक है। एंड पिनोसाइटोसिस, देखिए पिनो मतलब पी ले रहा है, तो हो सकता, तो पीना मतलब ड्रिंक करना, तो इसमें इसका एग्जाम्पल आ जाएगा वाटर। नेक्स्ट आते हैं हमारे एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस मतलब पुश आउटसाइड, चीजों को बाहर फेंकना। अब आपको मैं दिखा देती हूँ, ये देखिए फेगोसाइटोसिस, ये देखिए किस तरह से ये बड़ी चीजों को खाए ले रही है, ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। इसको आप कार्टून मत समझिएगा, ठीक है, ऐसी फनी है ये थोड़ा सा। तो इसने क्या किया, बड़ी चीज को कैसे पूरी तरह से निगल लिया। और ये देखिए पिनोसाइटोसिस, इसमें लिक्विड अंदर चला गया, इसमें सॉलिड अंदर गया, इसमें लिक्विड अंदर गया। ये था फेगोसाइटोसिस और ये था पिनोसाइटोसिस। सो आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं क्लियर हुआ है तो यू कैन आस्क मी इन अ कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच। इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट। बाय बाय।